प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्र। अस्य श्री प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्र मंत्रस्य सनत्कुमार ऋषिः स्वामी कार्तिकेयो देवता अनुष्टुप् छन्दः मम सकल विद्यासिद्ध्यर्थं जपे विनियोगः। श्रीस्कंद उवाच। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः स्कंदः कुमारः सेनानी स्वामी शङ्करसम्भवः गाङ्गेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखीध्वजः तारकारी रुमापुत्रः क्रौचारिश्च षडाननः शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः शरजन्मागणाधीश पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत् सर्वागमप्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदर्शनः अष्टाविंशतिनामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्युषे श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत् महामन्त्रमयानीति मम नामानुकीर्तनं महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। श्री कार्तिकेयार्पणमस्तु। हरि ओम। सभी को हरिओम। आशा करता हूँ सभी लोगों ने अपना ग्रह पाठ पूरा किया होगा। जो भी वो तालिका दी थी 1 से 249 के उप नक्षत्र स्वामी की जो तालिका थी, उसमें हमें राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी तथा उप नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी ढूंढने थे। काम की व्यस्तता के कारण कई सहपाठियों ने मुझे भेजा था, परंतु मैं देख नहीं पाया हूँ और कल समय मिलते ही मैं अवश्य उससे देख लेता हूँ और वैसे उनको रिप्लाई भी दे दूंगा। आज से हम अभी LSRD के उपयोग कैसे करना प्रत्यक्ष रूप में वो सीखेंगे। उसके लिए पूर्व तैयारी के लिए वह 249 का चार्ट देखना आना चाहिए यह था, इसलिए हमने LSRD के बीच में ही वह 249 के चार्ट के विषय में गत सत्र में हमने देखा है और सभी के पास उसकी प्रिंट आउट भी होगी 12 पन्नों की और उसी को उपयोग करते हुए हम आगे देखेंगे। जैसे LSRD के माध्यम से तुरंत घटित होने वाली घटना का समय निर्धारण करना या फिर दिन भर में घटित होने वाली घटना का महीने भर में या वर्ष भर में जो भी घटित होने वाली घटना है उनको हम उदाहरण के साथ देखेंगे। परंतु उसके पहले कुछ नियम और भी है जो आपके पास होने चाहिए, पता होने चाहिए। वह कृपया आप लिख लेंगे तो उचित होगा, क्योंकि टाइप करके उसकी PDF भेजना अभी कुछ दिनों के लिए संभव नहीं होगा। तो मैं बोलता हूँ, आप लिख लेंगे तो काफी उचित होगा। आप सभी के पास नोटबुक और पेन तो होगा ही। यह सारे नियम जो भी मैं बता रहा हूँ ये केवल प्रश्न कुंडली के लिए नहीं तो जन्म कुंडली के लिए भी ये काफी उपयोगी होंगे, जो हमें याद रखने होंगे। किसी भी भाव का उपनक्षत्र स्वामी, किसी भी भाव का उपनक्षत्र स्वामी, उसके नीचे की लाइन पर लिखना है क्रमांक 1। किसी भी भाव का उपनक्षत्र स्वामी, नीचे की लाइन पर क्रमांक 1 बुध होगा। उसके नीचे क्रमांक 2 बुध के नक्षत्र में होगा। क्रमांक 1 में बुध होगा, क्रमांक 2 में बुध के नक्षत्र में होगा, क्रमांक 3 बुध के युति में होगा, बुध के युति में होगा, क्रमांक 4 बुध के दृष्टि में होगा, बुध के दृष्टि में होगा, क्रमांक 5 वह उपनक्षत्र स्वामी, वह उपनक्षत्र स्वामी तथा उसका नक्षत्र स्वामी, वह उपनक्षत्र स्वामी तथा उसका नक्षत्र स्वामी, इन दोनों में से कोई भी ग्रह, इन दोनों में से कोई भी ग्रह द्विस्वभाव राशि में होगा,
द्विस्वभाव राशि में होगा। अभी आप में से कौन बताएगा कि द्विस्वभाव राशि कौन सी है? अवखड़ा चक्र तीन- में लिखा 3, है 6, 9, 12। मिथुन कन्या मूल। मिथुन कन्या हेलो मीन। मिथुन कन्या धनु मीन। यानी हाँ, तो पांचवा है वह उपनक्षत्र स्वामी तथा उसका नक्षत्र स्वामी, इनमें से कोई भी अगर द्विस्वभाव राशि में होगा, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए कंस में 3, 6, 9, 12, ये 5 नियम जहां पर लगते हैं तो उसका क्या फल होगा? तो उसके नीचे के लाइन में, तो उस भाव संबंधी घटित होने वाली घटनाएं, तो उस भाव संबंधी घटित होने वाली घटनाएं द्वित्व का अनुभव देती है। द्वित्व का अनुभव देती है। द्वित्व अर्थात वह घटना बार बार घटित होना, एक से अधिक बार घटित होना। अगला नियम, कोई भी भाव का उपनक्षत्र स्वामी, कोई भी भाव का उपनक्षत्र स्वामी या वह उपनक्षत्र स्वामी जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र का स्वामी, या वह उपनक्षत्र स्वामी जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र का स्वामी, इन दोनों में से कोई भी ग्रह, इन दोनों में से कोई भी ग्रह स्थिर राशि में होंगे, स्थिर राशि में होंगे। अब स्थिर राशि कौन सी है? वृषभ सिंह वृश्चिक कुंभ। 2, 5, 8, 11। 2, 5, 8, 11 बराबर। कोई भी ग्रह स्थिर राशि में होगा, इंटू ब्रैकेट 2, 5, 8, 11, तो उस भाव संबंधी घटित होने वाली घटना, तो उस भाव संबंधी घटित होने वाली घटना अपेक्षा से देरी से घटित होंगी, अपेक्षा से विलंब से घटित होंगी और एक बार ही घटित होंगी, विलंब से घटित होंगी और एक बार ही घटित होंगी। अगला नियम, किसी भी भाव का उपनक्षत्र स्वामी, किसी भी भाव का उपनक्षत्र स्वामी या वह उपनक्षत्र स्वामी जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र का स्वामी, या वह उपनक्षत्र स्वामी जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र का स्वामी, इनमें से कोई भी ग्रह, इनमें से कोई भी ग्रह चर राशि में होगा, चर राशि में होगा। कौन बताएगा चर राशि? मेष कर्क तुल मकर। मकर। 1, 4, 7, 10 इंटू ब्रैकेट 1, 4, 7, 10। कोई भी ग्रह चर राशि में होगा तो उस भाव संबंधी घटित होने वाली घटनाएं, तो उस भाव संबंधी घटित होने वाली घटनाएं अपेक्षा से जल्दी घटित होंगी, अपेक्षा से जल्दी घटित होंगी। अगला नियम,
जो पहला नियम हमने देखा था कि कोई भी भाव का उपनक्षत्र स्वामी 1 बुध बुध होगा, 2 बुध के नक्षत्र में होगा, 3 बुध के युति में होगा। यहाँ पर अगला नियम जो है वो बुध की जगह पर शनि लिखना है और वही 5 नियम लिखने हैं। किसी भी भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि होगा क्रमांक 1, 2 में शनि के नक्षत्र में होगा, क्रमांक 3 शनि के युति में होगा। ऐसे 5 नियम लिख दीजिए, केवल बुध के बदले शनि आएगा वहां पर। वहां 5 नहीं 4 नियम आएंगे। 5वां तो वो 20 स्वभाव के लिए है, 4 नियम आएंगे। अगर ये ऐसा होता है कि बुध किसी भी भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि है या शनि के नक्षत्र में है या शनि के युति में है या शनि की दृष्टि में है, तो उस भाव संबंधी घटित होने वाली घटना अधिक विलंब से घटित होंगी। जो हमने स्थिर राशि के लिए देखा था नियम, वही शनि के लिए भी लागू होगा। तो उस भाव संबंधी घटित होने वाली घटना अधिक विलंब से घटित होंगी। अगला नियम, ऐसे ही वो 1 से 4 तक का जो लिखना है उसमें बुध या शनि की जगह पर चंद्र लिखना है। अर्थात किसी भी भाव का उपनक्षत्र स्वामी चंद्र होगा क्रमांक 1, क्रमांक 2 चंद्र के नक्षत्र में होगा, क्रमांक 3 चंद्र के युति में होगा, क्रमांक 4 चंद्र के दृष्टि में होगा। आराम से लिखिए। तो घटित होने वाली घटना अपेक्षा से जल्दी घटित होगी। अपेक्षा से जल्दी घटित होगी। जो हमने चर राशि के बारे में देखा, वही नियम यहाँ पर चंद्र के लिए भी लागू होता है। और एक जानकारी हमें लिखनी होगी जो रूलिंग प्लैनेट्स के लिए आवश्यक है, जिसका अभ्यास हम पहले कर चुके हैं। उसकी संक्षिप्त में जानकारी मैं बताता हूँ, जो आप लिख लीजिए, जिससे आपको सारी नोट्स ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। सारे ग्रहों का विवरण हम सभी के पास लिखित स्वरूप में होगा ही, लेकिन वो काफी विस्तृत जानकारी है। हम संक्षिप्त जानकारी अभी लिख लेंगे, जिससे प्रश्न कुंडली देखते समय हमें तुरंत उसका आकलन हो सके। क्रमांक 1 रवि। रवि की जानकारी संक्षिप्त में देता हूं, आप लिख लीजिए। रवि वैद्य, औषध, जीवन, सरकार। वैद्य, औषध, जीवन, सरकार। पिताजी। विवाहित स्त्री के लिए पति। विवाहित स्त्री के लिए पति। व्यवस्थापकीय अधिकारी। व्यवस्थापकीय अधिकारी। यह रवि का संक्षिप्त वर्णन। क्रमांक 2 पे चंद्र। पानी, जलद गति, माता,
द्रव पदार्थ शरीर के रस पानी, जलद गति, माता, द्रव पदार्थ, शरीर के रस तथा स्त्री ग्रह। स्त्री ग्रह। अगला मंगल। रक्त, आग, स्फोट, स्फोट, अपघात। मैं दोहरा देता हूं, रक्त, आग, स्फोट, विस्फोट, अपघात, ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन, शस्त्र, अधिकार, ताकत, शक्ति, जमीन, जमीन अर्थात भूमि, तथा घर। रक्त, आग, स्फोट, अपघात, ऑपरेशन, शस्त्र, अधिकार, ताकत, शक्ति, जमीन, घर। क्रमांक 3 बुध। 4 आएगा ना क्रमांक, रवि चंद्र मंगल हाँ, के बाद बुध। 4 मेरे पास क्रमांक लिखे नहीं है, केवल वही लिखे हैं, तो क्रमांक 4। अगला क्रमांक आप लिख दीजिए। बुध, बुद्धि, वाणी, संपर्क, बुद्धि, वाणी, संपर्क। समाचार अर्थात न्यूज, समाचार, द्वित्व, द्वित्व, द्वित्व का अर्थ पहले बता दिया है। चातुर्य और छोटा बालक, चातुर्य, छोटा बालक। अगला क्रमांक गुरु, 5वां क्रमांक गुरु। संतति, संतति, मेद, वृद्धि, संतति, मेद, वृद्धि, शिक्षण, भक्ति, शिक्षण, भक्ति, देवता, न्याय, न्याय अर्थात जस्टिस, न्याय, प्रगति। संतति, मेद, वृद्धि, शिक्षण, भक्ति, देवता, न्याय, प्रगति। छठा क्रमांक शुक्र, विवाह, पत्नी, विवाह, पत्नी, वैवाहिक सौख्य, वैवाहिक सौख्य। स्त्री, स्त्री, धन, स्त्री, धन, मंत्र तथा देवी। शुक्र का विवाह, पत्नी, वैवाहिक सौख्य, स्त्री, धन, मंत्र, देवी। अगला क्रमांक आएगा, ग्रह है शनि, 7वां क्रमांक शनि। वार्धक्य, विलंब, हड्डी,
मृत्यु तथा वैराग्य। शनि का वार्धक्य, विलंब, हड्डी, मृत्यु तथा वैराग्य। 8वां क्रमांक राहु। स्मशान, पिशाच, अघोरी। स्मशान, पिशाच, अघोरी। जेल अर्थात कारागृह। चोर तथा सर्प का मुख। स्मशान, पिशाच, अघोरी, जेल, चोर, सर्प का मुख। अंतिम 9वां क्रमांक केतु। ब्लैक मैजिक, काला जादू। शाप, काला जादू, श्राप, आघात, अपघात। आघात के बाद अपघात। नोकीली वस्तु, जिसको बड़ी नोक है, नोकीली वस्तु। सांप की पूंछ, सांप की पूंछ तथा अंत्य। यह जो संक्षिप्त में ग्रहों की वर्णन दिए हैं वो हमें तुरंत रेडी रेखने जैसा काम करेंगे। अभी हम सर्वप्रथम देखते हैं कि तुरंत घटित होने वाली घटना अगर उसे देखना है तो कैसे देखेंगे। तो उसका एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम। एक LSRD लिख लीजिए, LSRD। उदाहरण के लिए देखते हैं कि मीन लग्न है। मीन लग्न का स्वामी कौन? गुरु। गुरु। मृग नक्षत्र है। L में मीन आएगा, S में मृग नक्षत्र, मृग आएगा, तो स्वामी कौन? मंगल। मंगल। मृग नक्षत्र का स्वामी मंगल। राशि मिथुन, मिथुन का स्वामी बुध। बुध और वार शुक्रवार है। तो यहाँ पर LSRD हो गई गुरु, मंगल, बुध और शुक्र। अब इसमें और थोड़ा संक्षिप्त में जाते हैं। लग्न मीन है और मीन लग्न के 18 अंश पर है। मीन लग्न 18 अंश पर है, तो इस लग्न का उपनक्षत्र स्वामी कौन होगा? आपको आसान तरीका बता देता हूँ। जो 12 चार्ट आपको दिए हैं उपनक्षत्र स्वामी के, उसमें से अंतिम पन्ना जो होगा मीन राशि का, क्योंकि यहाँ लग्न मीन है, तो अंतिम पन्ना जो होगा मीन राशि का, उसके नीचे जो क्रमांक है तो 241, 241 देखो, 241। गुरु बुध बुध। हाँ, यानी गुरु की राशि और बुध का नक्षत्र और बुध का उप नक्षत्र आया। अभी हमारे पास LSRD में क्या क्या है, तो गुरु, मंगल, बुध और शुक्र। तो लग्न मीन है, मीन राशि का उप नक्षत्र स्वामी मिलता है हमें बुध। इतना ध्यान में आ गया सबको? 241 देखा तो गुरु, बुध, बुध दिख गया। हाँ हाँ, सबको ध्यान में आया तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ तक अगर ध्यान नहीं आया तो आगे मैं बढ़ूंगा तो कुछ भी ध्यान में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। गुरु, बुध, बुध, राहु, यहाँ तक आएगा ना? हाँ, वो हम अभी उप नक्षत्र स्वामी तक नहीं गए हैं। ठीक केवल ठीक।
राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी, क्योंकि अभी कुछ थोड़ा समय में थोड़ा रिपीट कीजिए, ये एलएसआरडी का थोड़ा रिपीट कीजिए। एलएसआरडी का रिपीट करना है ये भैया? मीन राशि का स्वामी गुरु। हाँ, मैं हाँ, रिपीट कर देता हूँ। लग्न हाँ। जो है वो मीन राशि है, मीन राशि का स्वामी गुरु है। नक्षत्र जो है वो मृग नक्षत्र है, जिसका स्वामी मंगल है। मृग नक्षत्र का स्वामी मंगल, यानी एल में गुरु आएगा, एस में मंगल आएगा। आगे आर अर्थात राशि, राशि जो है वो चंद्र जो है वो मिथुन राशि में है, तो मिथुन का स्वामी बुध आएगा और वार शुक्रवार है। तो एलएसआरडी हो गई गुरु मंगल बुध शुक्र। स्पष्ट हो रहा है? रूलिंग के ग्रह हैं गुरु मंगल बुध और शुक्र, यह रूलिंग में है, यानी अभी कारक है वो। हाँ। अब ये लग्न जो है वो 18 अंश पर है। लग्न कौन सा है? मीन लग्न 18 अंश पर है। जब प्रश्न पूछा गया उस समय पर, प्रश्न के समय लग्न जो है वो 18 अंश पर है। तो 18 अंश पर अगर मीन लग्न है तो वहां पर मीन लग्न का उप नक्षत्र स्वामी कौन आएगा? तो उसको देखने के लिए जो आपको 12 पन्ने दिए हैं उसमें से अंतिम पन्ना मीन राशि का है। तो हम अंतिम पन्ना क्यों देखेंगे? क्योंकि लग्न मीन है और अंतिम पन्ना भी मीन राशि का है। आप अगर देखेंगे ऊपर अंतिम पन्ने पर, 12वें पन्ने पर, तो ऊपर मीन राशि लिखा होगा। उसमें अभी हमें 18 डिग्री देखना है, 18 अंश देखना है। तो आप नीचे नीचे जाएंगे तो क्रमांक 241 241 देखेंगे तो वहां पर 18 अंश दिखाई देगा। जिन्होंने भी गृहपाठ ठीक से किया है उनको ढूंढने के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये अभ्यास उनका हो गया है। फिर भी बाकी सभी के सहायता के लिए बता देता हूँ। 241 देखेंगे तो वहां पर गुरु बुध बुध ऐसा लिखा मिलेगा, अर्थात गुरु की राशि, बुध का नक्षत्र और बुध का ही उप नक्षत्र है। ध्यान में आया सभी को? जी। हाँ। आगे बढ़े। हाँ। हाँ। अब ये प्रश्न के समय पर हमने देखा कि एलएसआरडी क्या है और लग्न 18 डिग्री पर है, जहां पर गुरु बुध बुध हमें मिला है। मान लो प्रश्न ऐसा है कि उस समय पर हम किसी सरकारी अधिकारी या पुलिस विभाग के किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वह पुलिस का अधिकारी या सरकारी अधिकारी कब आएगा, यह अगर देखना है तो अभी आपको मैंने ग्रहों के संक्षिप्त वर्णन दिखा है। उसमें सरकारी अधिकारी या पुलिस विभाग का अधिकारी वह देखना है तो किस ग्रह को प्राधान्य देना चाहिए? रवि। मंगल। मंगल। हमें मंगल का प्राधान्य देना पड़ेगा, पुलिस का अधिकारी, व्यवस्थापक अधिकारी का। हाँ, तो हमें मंगल को प्राधान्य देना पड़ेगा। अभी वह जो चार्ट है अंतिम मीन राशि का, जो 12 प्रिंट आउट निकाले उसमें का, वो अंतिम पन्ना सामने रखिए और 18 अंश पर हमें गुरु बुध बुध मिला है, यानी अंतिम जो बुध है वो उप नक्षत्र स्वामी है। वहां पर मंगल आना चाहिए और मंगल अपने एलएसआरडी में है, क्योंकि मृग नक्षत्र का स्वामी मंगल है, तो एलएसआरडी में मंगल है। तो हमें मंगल का उप नक्षत्र स्वामी कब आ रहा है वो देखना होगा। तो 18 अंश के नीचे आगे आगे देखेंगे तो 23 अंश 20 कला पर मंगल का उप नक्षत्र स्वामी आरंभ होता है। मैं क्रमांक बता दूं आपको, तो वो क्रमांक होगा 246 246। वहां पर अगर आप देखेंगे तो गुरु बुध मंगल ऐसा दिखाई देगा। दिखाई दिया सबको? जी। हाँ, यानी हम मोटा मोटी देखेंगे तो यह जो मंगल तो रूलिंग में है, और आगे हम 18 अंश के आगे देखते हैं तो 23 अंश 20 कला से मंगल का उप नक्षत्र स्वामी आरंभ होता है, जो 24 अंश 6 कला 40वीं कला तक रहेगा। 23 अंश 20 कला से 24 अंश 6 कला और 40वीं कला तक रहेगा। इसलिए मोटा मोटी देखेंगे तो जब लग्न 24 अंश पर आता है तब वह व्यक्ति आएगा, तब वह अधिकारी आएगा। अब अभी प्रश्न के समय पे 18 अंश है, वही लग्न आगे बढ़ते बढ़ते 24 अंश पर आएगा, तब यह घटना घटित होगी, यानी तब वह पुलिस का अधिकारी आएगा। अब ये
अंश में तो पता चल गया कि 18 अंश से 24 अंश तक आगे बढ़ना है, परंतु उसके लिए समय कितना लगेगा उसका भी गणित आपको सिखा देता हूँ। एक राशि कितने अंश की होती है? 30 30 30। अब यह जो लग्न होता है यह 24 घंटों में 12 राशियों के लग्न की साइकिल पूरी होती है। तो एक लग्न को समाप्त होने के लिए मोटा मोटी कितना समय लगेगा? 24 घंटे में 12 राशि, तो एक 2 राशि घंटे 2 घंटे हाँ, यह एग्जैक्ट 2 घंटे कभी नहीं होता है, वो पृथ्वी चंद्र सूर्य की गति पर निर्भर करता है, लेकिन मोटा मोटी 2 घंटे लगते हैं। तो ऐसे मानते हैं कि 2 घंटों के 60 मिनट होते हैं, 120 मिनट होते हैं। 60 मिनट का 1 घंटा, तो 2 घंटों के 120 मिनट। तो 2 घंटों में 30 अंश वो राशि गुजरती है, 30 अंश की। तो 120 मिनट के कालावधि में 30 अंश आगे बढ़ता है। तो एक अंश के लिए कितना मिनट हुआ? 120 डिवाइडेड बाय 30, 4 मिनट। हाँ। तो लग्न को अंदाज से एक अंश आगे जाने के लिए 4 मिनट का कालावधि लगता है। तो प्रश्न के समय पर 18 अंश पर लग्न है, यह लग्न जब 24 अंश पर आएगा तब वह पुलिस का अधिकारी आने वाला है। तो कितने अंश आगे जाना पड़ेगा लग्न को? 6 घंटा, 6 अंश, 24 6 मिनट। अंश। हाँ, तो मोटा मोटी 24 मिनट उसको लगेगा उस पुलिस के अधिकारी को आने के लिए। क्या ध्यान में आ रहा है आपको? एक बार वापस बताएंगे आखिरी वाला? हाँ, प्रश्न के समय पर मीन राशि जो है लग्न की वो 18 अंश पर है और हमें इंतजार है पुलिस के अधिकारी का, जिसके लिए मंगल ग्रह अपेक्षित है। तो प्रश्न के समय पर उपनक्षत्र स्वामी बुध है 18 अंश पर, जो हमने क्रमांक 241 पर देखा। उसके बाद मंगल का उपनक्षत्र स्वामी कब आता है, तो नीचे नीचे जाएंगे हम, तो हमें ध्यान में आएगा कि 18 अंश के बाद 23 अंश 20 कला पर मंगल का उपनक्षत्र आरंभ होता है। देखिए फिर से वो चार्ट, 246 क्रमांक, 23 अंश 20 कला पर मंगल का उपनक्षत्र स्वामी आरंभ होता है, जो 24 अंश 6 कला 40वीं कला तक रहेगा। इसलिए मीन लग्न में बुध के नक्षत्र में और मंगल के उपनक्षत्र आरंभ होने पर घटित घटना होगी, अर्थात वह पुलिस का अधिकारी आएगा। तो ये 24 अंश 6 कला है, तो हम मोटा मोटी 24 अंश देखते हैं। तो प्रश्न के समय 18 अंश है, यह लग्न आगे बढ़ते बढ़ते जब 24 अंश पर आएगा तब वह अधिकारी आएगा। तो हमें यहाँ पर 6 अंश आगे जाना है। तो एक अंश को आगे बढ़ने के लिए कितना समय लगता है? तो हमने देखा कि 24 घंटों में 12 राशि का चक्र पूरा होता है। तो एक राशि लग्न का पूरा करने के लिए करीब करीब 2 घंटे लगते हैं, अर्थात 120 मिनट। और एक राशि के 30 अंश होते हैं, अर्थात 120 मिनट में अगर 30 अंश आगे बढ़ता है लग्न, तो एक अंश को आगे बढ़ने के लिए कितना समय लगेगा? तो हमने गणित किया, 120 को 30 से भागाकार किया, तो हमें उत्तर मिला एक अंश लग्न को आगे जाने के लिए मोटा मोटी 4 मिनट का समय लगता है। यहाँ पर बुध के उपनक्षत्र के बाद मंगल का उपनक्षत्र आने के लिए 6 अंश आगे जाना है। एक अंश के लिए 4 मिनट, तो 6 अंश के लिए कितना समय? तो 24 मिनट। 24 6 मिनट गुना 4 करते हैं तो 24 मिनट के बाद वह पुलिस का अधिकारी आएगा। इतना ध्यान में आ गया? जी। कोई अभी भी है नहीं आया है तो बताइए, फिर से एक बार दोहराएंगे, अन्यथा इस की रिकॉर्डिंग मिलेगी सबको, वह भी आप उसका बार बार देखेंगे तो ध्यान में आएगा। बगैर अभ्यास किए, बगैर गृहपाठ किए आप ज्योतिषी कभी नहीं बन सकते। इसलिए थोड़ा पाठांतर, थोड़ा पढ़ाई और बार बार उसका अभ्यास करना यह अनिवार्य है। अब हम आगे देखते हैं कि यही LSRD है
और हम अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बेटे की या बेटी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो वह कब आएगा? तो अभी हमने ग्रहों का संक्षिप्त वर्णन देखा, उसमें संतति के लिए कौन सा ग्रह अपेक्षित है? गुरु। 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 LSRD में गुरु है क्या? हाँ है। हाँ, लग्न ही मीन का है तो गुरु है। गुरु। हाँ तो हमें यहाँ पर बेटे की प्रतीक्षा या बेटी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो हमें गुरु ग्रह को महत्व देना होगा। अब अपना जो इसी समय पे जो प्रश्न पूछा है, तो लग्न तो 18 अंश पर है और वहां पर गुरु बुध गुरु की राशि, बुध का नक्षत्र और बुध का उपनक्षत्र है। तो वहां पर जब गुरु का उपनक्षत्र आएगा तब बेटा या बेटी आने की संभावना होती है। तो उसी चार्ट में आप नीचे देखते जाएंगे 248। 248 हाँ, 26 अंश 6 कला 40वीं कला से गुरु का उपनक्षत्र आरंभ होता है, जो 248 पे दिखाई देगा। तो ये 26 अंश 6 कला 40वीं कला से आरंभ होकर 27 अंश 53 कला और 20वीं कला पर समाप्त होगा। इसकी अगर हम एवरेज अंदाज निकालते हैं तो 27 40 मिनट। 27 अंश पर आने पर यह बेटा या बेटी आएगी। तो 18 से 27 अंश, 18 अंश से 27 अंश यानी कितना 36 मिनट हो मिनट। गया? 9 मिनट। 9 मिनट हो गया। एक अंश को 4 मिनट, तो 9 अंश को 36 36। तो अंदाज से 36 मिनट में बेटा या बेटी आने की संभावना है। ध्यान में आ रहा है यह? हाँ। आगे हाँ। बढ़े? हाँ। ठीक है। मान लो यही रूलिंग प्लैनेट्स है और इस समय यदि कोई व्यक्ति वाहन या अपने पत्नी का इंतजार कर रहा है, पत्नी या वाहन का इंतजार कर रहा है, तो किस ग्रह को प्राधान्य देना होगा? शुक्र। चंद्र। ग्रहों का संक्षिप्त विवरण देखिए, अभी अभी बताया हाँ है। हाँ हाँ, शुक्र शुक्र। हाँ, तो वैवाहिक शुक्र विवाह। रूलिंग में है क्या? नहीं। हाँ वार है। शुक्रवार। वार। हाँ, वार भी तो रूलिंग का ही एक भाग है। हाँ तो शुक्र रूलिंग में है या नहीं है? है। 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 हाँ, तो हम अभी आगे देखते हैं कि प्रश्न के समय मीन लग्न 18 अंश पर है, जहां पर बुध उपनक्षत्र स्वामी है। तो 18 अंश के आगे शुक्र का उपनक्षत्र स्वामी कहाँ पर आता है? तो नीचे नीचे देखते 243। जाएंगे। 243। 243, जहां पर 19 अंश 20 कला से 21 अंश 33 कला और 20वीं कला तक शुक्र का उपनक्षत्र है। 19 अंश 20 कला से 21 अंश 33 कला और 20वीं कला तक स्थित है। हम इसका अगर अंदाज निकालते हैं तो लगभग 20 या 21 अंश तक पहुंचने पर वाहन या पत्नी आने की संभावना है। तो कितने अंश हमें आगे जाना पड़ेगा? 18 से 20 या 21, 2 या 3 जाना पड़ेगा। तो कितना मिनट हो गया? 8 से 12 मिनट। 12 मिनट। 8 से 12 मिनट के भीतर वह घटना घटित होगी, अर्थात वाहन या पत्नी जिसकी भी हम प्रतीक्षा करें वह आ जाएगा। ध्यान में आ रहा है ना सभी को? जी। अगर खोया हुआ धन वापस मिलने का समय देखना हो तो भी शुक्र ही देखना पड़ेगा। हाँ, वो संक्षिप्त विवरण में देखो आप, धन के बारे में क्या लिखा है। वो तो शुक्र में ही है। हाँ, यानी किसी का अगर धन चोरी हो गया है और वो वापस मिलेगा का नहीं या कब मिलेगा देखना हो। देखो कैसा है कि अभी हम समय मर्यादा देख रहे हैं, वो घटना घटित होगी या नहीं वो बात की बात है, वो अलग से देखना सिखाएंगे। अभी प्रश्न ऐसा है कि कुछ समय में, कुछ मिनटों में घटना घटित होने वाली है, निश्चित है। हमने पुलिस को फोन किया है, पुलिस आने वाली है, कितने समय में आएगी? या फिर हम बेटा कॉलेज से आने वाला है, वो ये समय पे आता है तो अभी तक आया नहीं, तो अभी कितने समय में आएगा? ये निश्चित है कि आने वाला है। अब ओके। चोर पकड़ा जाएगा कि नहीं, ये अलग प्रश्न हो गया। मान ठीक है। लो कि ध्यान में आ रहा है, ये हाँ। थोड़ा सा हम समय के लिए देख रहे हैं, घटना घटित होगी या नहीं होगी उसके लिए अलग है। अभी हम समय का देख रहे हैं, तो ये कुछ ओके। समय में घटित होने वाली घटनाएं, तो उसका समय कैसे निकालना यह देख रहे हैं। अब हमने कुछ मिनटों में घटित होने वाली घटना के बारे में सीख लिया, समझ लिया। आगे हमें देखना है कि कुछ घंटों बाद लेकिन दिन भर में घटित होने वाली घटनाओं को कैसे दिखा जाना।
तुरंत नहीं घटेगी, लेकिन दिन भर में घटित होने वाली है। तो उसकी समय मर्यादा कैसे देखना, तो हम देखते हैं कि रूलिंग ग्रह वही है, गुरु, मंगल, बुध और शुक्र, उसी को रखते हैं। इस समय प्रश्न के समय मीन लग्न है। अगर घटना 1 घंटे के बाद घटित होगी ऐसा मानते हैं, तो प्रश्न के समय मीन लग्न के समाप्त होने के बाद जो लग्न आता है वह लग्न स्वामी अगर रूलिंग में है तो मीन के बाद आने वाला लग्न रूलिंग में होगा, तो उस लग्न में घटना घटित होगी। तो मीन के बाद कौन सा लग्न आएगा? मेष, मेष, हाँ, मेष का स्वामी मंगल, मंगल, मंगल। मंगल रूलिंग में है, हाँ, है। तो इसका अर्थ होगा कि अगर हम इसी रूलिंग को देखते हैं, इसी एलएसआरडी को देखते हैं और ऐसा मानते हैं कि कोई घटना घटित होने वाली है लेकिन 1 आध घंटे के बाद घटित होगी, तो वह अभी जो लग्न चल रहा है उसके बाद का लग्न का स्वामी अगर रूलिंग में है तो उस लग्न में घटित होगी। लेकिन इसका और एक उपनियम ऐसा है कि मेष के बाद जो भी लग्न आता है, अपना मीन के बाद जो भी लग्न आता है अर्थात मेष आएगा, तो मेष में जो भी नक्षत्र हैं, 2.25 नक्षत्र होते हैं, अर्थात 3 ग्रहों के नाम मिलेंगे हमें। तो मेष में जो नक्षत्र है उसके स्वामी भी अगर रूलिंग में है कोई भी एक, तो उसके नक्षत्र में यह घटना घटित होगी। उदाहरण के लिए देखते हैं कि मीन के बाद मेष लग्न है, तो मेष राशि का स्वामी मंगल है, वो तो रूलिंग में है। इसका अर्थ है कि मेष लग्न में घटना घटित होगी, परंतु मेष राशि में जो नक्षत्र स्वामी है वह भी रूलिंग में होने चाहिए, तभी मेष लग्न में घटना घटित हो सकती है। अब मेष में कौन से नक्षत्र है? एक तो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, कृत्तिका। अब अश्विनी का स्वामी कौन? केतु, केतु, केतु। केतु रूलिंग में है क्या? नहीं, नहीं। तो हमें मेष लग्न में अश्विनी नक्षत्र को भूल जाना है। उसके बाद नक्षत्र है भरणी। भरणी का स्वामी कौन? शुक्र, शुक्र, शुक्र। शुक्र एलएसआरडी में है क्या रूलिंग में? हाँ, है, हाँ है। और उसके बाद जो नक्षत्र आता है कृत्तिका। कृत्तिका का स्वामी कौन? रवि, रवि, रवि रूलिंग में है क्या? नहीं, नहीं, नहीं। तो अभी हम मेष लग्न में केवल भरणी का ही विचार कर सकते हैं। ध्यान में आ रहा है? हाँ, केवल भरणी का क्यों विचार करेंगे? क्योंकि भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है और शुक्र रूलिंग में है, एलएसआरडी में है। लग्न का स्वामी मंगल, वो भी रूलिंग में है, और उसके बाद नक्षत्र स्वामी भरणी, भरणी का नक्षत्र स्वामी शुक्र, वो भी रूलिंग में है। अर्थात घंटे 2 घंटे के बाद घटित होने वाली घटना, अभी जो लग्न चल रहा है उसके बाद का लग्न देखना, उस लग्न में जो भी नक्षत्र आते हैं या अवखड़ा चक्र में आपको दिखाई देंगे कि किस राशि में कौन से नक्षत्र हैं। तो वो राशि में जो नक्षत्र आते हैं उसके स्वामी भी रूलिंग में है, तो उस नक्षत्र के समय घटना घटित होगी। अब ये शुक्र ही केवल रूलिंग में है, अर्थात मेष लग्न में शुक्र के भरणी नक्षत्र का उदय होगा, उस समय घटना घटित होगी। अब पहला पन्ना निकालिए, जो 12 पन्ने दिए हैं उसमें से पहला, मेष में भरणी नक्षत्र 13° 20 कला से 26° 40 कला तक है, दिख रहा है? मेष में शुक्र का नक्षत्र 1°2 नंबर पे 13°20 20 कला से लेकर वो 26° 40 कला तक भरणी नक्षत्र है। वो कैसे पहले पता भी- चला भरणी नक्षत्र है? जी, वो इस पन्ने पर तो नहीं लिखा है भरणी नक्षत्र है, वो और कहाँ से पता चला क्या? नहीं, भरणी भरणी नक्षत्र नक्षत्र लिखा नहीं, लेकिन भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, तो वहां पर शुक्र लिखा होगा, नक्षत्र स्वामी मंगल के बाद शुक्र होगा। हाँ हाँ, बराबर, दिखाई दिया? हाँ दिखाई दिया। मैं भी पन्ना खोल के देख लेता हूँ तो ठीक से नहीं, बराबर, नक्षत्र स्वामी अगर है तो वो 13° 20 कला से लेके 26° 40 कला तक है, बराबर है। शुक्र दिखाई दे रहा है 10 नंबर के, इसमें देखिए आप, मंगल 13-20 शुक्र 15-33-20 तक 13, वो 15-33 वो तो
शुक्र उपनक्षत्र स्वामी का समय है, लेकिन मंगल के बाद जो तुरंत शुक्र है वो कहाँ तक है नीचे, वो 18 है नंबर तक, 18 नंबर तक। 30, हाँ 26, 40. हाँ, ध्यान में आया। जी पहला जो ग्रह है वो राशि स्वामी, दूसरा जो ग्रह लिखा है वो नक्षत्र स्वामी, और तीसरा जो है वो उपनक्षत्र स्वामी। स्पष्ट हो रहा है? जी हाँ, समझ हाँ में आया। हाँ, तो अर्थात मेष लग्न 13°20 कला से लेके 26°40 कला तक जो भी उसकी मूवमेंट होगी वह पूरी की पूरी भरणी नक्षत्र में होगी, अर्थात शुक्र के नक्षत्र में होगी। तो हमें अगर 2-4 घंटे के बाद का देखना है तो हम देखते हैं, तो ये मेष लग्न आरंभ होने के बाद 13°20 कला के बाद शुक्र का नक्षत्र आरंभ होगा, अर्थात समय बताना होगा। तो मेष लग्न आरंभ होने के बाद 13° अर्थात 13 गुणिले 4 कितना आएगा, लगभग 52 से 55 मिनट के बाद 13 गुणा 4, ध्यान में आ रहा है? हाँ, ये लास्ट का नहीं समझा, 13 × 4 आपने क्यों किया वो? 1 अंश आगे क्या? जाने के लिए 4 मिनट लगती है। 4 मिनट। मेष लग्न आरंभ होने के बाद शुक्र का नक्षत्र आरंभ होगा 13° के पश्चात। देखिए क्रमांक 10 पेज नंबर 1। हितेश भाई दिखाई दिया? जी जी पेज नंबर 1 पे ऊपर से देखते जाएंगे तो 10 क्रमांक पर मंगल शुक्र, 9 नंबर पे मंगल केतु बुध है। केतु का नक्षत्र है पहला, जो रूलिंग में नहीं है, शुक्र का है। तो शुक्र का नक्षत्र कब आरंभ होता है, तो 13°20 कला से आरंभ होता है। ठीक है, इसलिए हमने 13 गुणा 4 किया, क्योंकि मेष लग्न को 13° पार करने के लिए करीब करीब 52 से 55 मिनट लगेंगे। ध्यान में आ रहा है अभी भी, या हमारा समय समाप्त हो गया? ऊपर 3 मिनट हो गए हैं। आज का सत्र यहीं तक रखते हैं। आप फिर से एक बार इसकी वीडियो देखना तो और थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। घर पे अभ्यास करिए, थोड़ा सा रिवीजन करिए, बार बार पढ़िए इसको, वीडियो को बार बार देखिए, तो जिससे आपका समझ स्पष्ट होती जाएगी। मैं फिर से दोहराता हूँ, अभ्यास किए बगैर और बार बार पढ़े बगैर, ग्रह पाठ किए बगैर ये संभव नहीं होगा। और साथ में मैं आशा करता हूँ कि सारे लोग कम से कम सत्र के दिन तो माला करते होंगे, एकादशी का व्रत करते होंगे, और माथे पर कुमकुम का तिलक भी लगाते होंगे। अभी अगली एकादशी, अभी परसों जो 3-4 दिन पहले एकादशी का व्रत हुआ था, तो एकादशी का व्रत भी रखा होगा। और अगली आने वाली एकादशी जो है वो कौन सी है, पता है? ध्यान है किसी को? ज्येष्ठ महीना चल रहा है। निर्जला 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 एकादशी एकादशी चला, है। तो ज्येष्ठ कितने महीने लोगों की। को संभव होगा? देखिए अगले दिन अपने आप को स्वयं को कह दीजिए कि दूसरे दिन एकादशी के दिन पानी भी नहीं मिलेगा, ऐसा स्वयं को बोलिए और सो जाइए। दूसरे दिन आपको विश्वास करो आपको प्यास भी नहीं लगेगी। लेकिन जिनको कठिन लगता हो वह न करे ऐसा, लेकिन जिनको सहज संभव हो वह एकादशी का व्रत अच्छे से करे, जिससे ईश्वर की कृपा भी आप पे बरसे और आप अच्छे ज्योतिषी बन सके। जोर जबरदस्ती करके उपवास मत करना, जितना सहज संभव है उतना करिएगा। जितना अच्छा उपवास करेंगे उतनी अच्छी विद्या की प्राप्ति होगी। ठीक है, अभी शांति मंत्र लेते हैं और आज का सत्र समाप्त करते हैं। हम 5 मिनट हमने अधिक ले लिया है। शांति मंत्र उमा जी के व्यतिरिक्त और कौन ले सकता है? उमा जी, आपका जो ये प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र है उसके लिए और भी किसी को तैयार करिए। हमेशा यानी आप अच्छा ही करते हैं, उसमें कोई शंका नहीं, लेकिन और भी नए विद्यार्थी, नए सहपाठी तैयार होने चाहिए प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र के लिए। अभी हम जरूर, शांति हाँ। मंत्र लेते हैं। कौन लेगा शांति मंत्र? उमा जी आप नाम बोल दीजिए। कविता। हाँ, कविता पूर्ण मद बोल।
आपका आवाज नहीं गया होगा। ठीक है। या तो सर्वे भवन्तु सुखिनः वही बोलो। ठीक है उमा जी, आप सर्वेत्र भी बोल सुखिनः सकते हो। सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। धन्यवाद। हरिओम हरिओम। सॉरी धन्यवाद। मैंने बोला लेकिन मेरा माइक म्यूट था। अगले सत्र में। ओके